हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ये कैसे निर्धारित होती है, इनका डिफिनेशन देखेंगे। भारतीय इंडियन जो इकोनॉमी है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक बने रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं आप राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या होता है कि किसी देश द्वारा, किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी सम्मिलित होती है। क्या होती है राष्ट्रीय आय? तो किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा पूरे वर्ष का जो अंतिम वस्तुओं और उत्पादन है, सेवाएं हैं, उनका शुद्ध योग हम मिला लेंगे कितना है, और उसमें हम विदेशों से अर्जित जो शुद्ध आय है उनको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, तो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। मार्शल के अनुसार डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी उस देश के प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, यानी किसी देश की जो श्रम पूंजी है और श्रम एवं पूंजी उस देश की प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रति वर्ष कुछ भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसमें सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। इसी के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी सम्मिलित होता है। ये भी कह रहे हैं कि भी किसी देश का जो श्रम पूंजी है उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, उसी के द्वारा प्रतिवर्ष जो मिलकर भौतिक और भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिससे सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। इसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। जिसमें क्या है, विदेशों से जो शुद्ध आय भी होती है वो भी सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे मार्शल ने यही बात कहे हैं। ACPQ के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी समुदाय के आय का वह हिस्सा होता है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित रहती है, जिसमें मुद्रा के रूप में लाया जाता है। आगे एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में बाजार मूल्य से होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय सम्मिलित रहती है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन के क्या कारण हैं, क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं? तो किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय आय का लेखांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। हम उन कारणों को यहाँ पे जानते हैं। देख लेते हैं पहला कारण क्या है। देश की आर्थिक विकास की गति की माप के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जाता है। यानी देश की जो आर्थिक विकास की गति है उसका माप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हो रही है हम उसका विश्लेषण करते हैं। इसके माध्यम से इसके कारण हम इनका अध्ययन करते हैं। दूसरा, दो या दो से अधिक देशों के बीच आर्थिक विकास की गति की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य होता है। ये दूसरा पॉइंट है। इन दो या दो से अधिक देशों की जब आर्थिक विकास की गति का हम तुलना करेंगे तो इसके दृष्टि से हम राष्ट्रीय आय का अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए यह महत्वपूर्ण होती है। तीसरा है, राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जाती है और ये पता लगाया जाता है कौन सा क्षेत्र अधिक विकसित और कौन सा कम विकसित है। राष्ट्रीय आय का हम विश्लेषण करके ही ये पता लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा विकास हो रही है और किस क्षेत्र में हमारा क्या है, थोड़ा कम विकास हो रही है। तो उनको हम राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से ही लगाएंगे, क्योंकि जब किसी राज्य में ज़्यादा उत्पादन होगा, सेवाएं ज़्यादा होगी, वहाँ पे ज़्यादा कंपनियाँ स्थापित होगी, तो वहाँ पे आय भी ज़्यादा होगा। तो इनका अध्ययन हम करेंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि हमें किस राज्य से ज़्यादा इनकम हो रही है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रीय आय के विश्लेषण द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। जब हम राष्ट्रीय आय के विश्लेषण करेंगे तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा बेनिफिट हो रही है, तृतीय क्षेत्र से या तृतीय से, तो यहाँ उसका विश्लेषण करने के लिए भी आवश्यक होती है। पांचवा पॉइंट है कि किसी देश की समष्टिभावी आर्थिक नीति का निर्धारण राष्ट्रीय आय विश्लेषण के आधार पर ही किया जा रहा है। तो यह 5 पॉइंट होगी। अब राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम,
इसको देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को। तो राष्ट्रीय आय की माप करने के लिए अनेक धारणाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उनको हम देखेंगे। पहला आता है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम जीएनपी कहते हैं। जीएनपी कहते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है उनको हम यहाँ देखेंगे। तो किसी देश में एक वर्ष के भीतर उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं में मौद्रिक मूल्य, जिसमें विदेशों से मिलने वाली शुद्ध आय भी शामिल होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय आय है, उसमें किसी देश के जिसके देश में एक वर्ष के भीतर उस देश के नागरिकों द्वारा जो अंतिम वस्तु जो अंतिम समस्त वस्तु का उत्पादन होता है और सेवाएं होती हैं, उनको सम्मिलित करते हैं, और विदेशों से जो आने वाली जो शुद्ध आय होती है उनको सम्मिलित करते हैं। तो इसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं, यानी जीएनपी कहते हैं। जीएनपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस कोष्टक में एक्स माइनस एम होता है। तो इससे यहाँ पे होता है उपभोक्ता यानी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, यानी सी को हम उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन से हम सी से कैलकुलेट करेंगे, और जो घरेलू निवेश है उसे हम आई से डिफरेंस कर देंगे, और जो जी है वो सरकारी व्यय हो जाएगा। एक्स माइनस एम है शुद्ध विदेशी आय के निर्यातों एवं आयातों के अंतर को यहाँ पर, यानी हम तो क्या है कुछ वस्तु का निर्यात भी करते हैं, कुछ आयात भी करते हैं, तो उनका अंतर करने के लिए एक्स माइनस एम है। तो आप जीएनपी निकाल सकते हैं, आपको यहाँ सब डिटेल दिया गया, तो आप अब जीएनपी निकाल सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी गणना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, यानी एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी निकालने के लिए जो हमारे जीएनपी निकलेगा उनमें से हम मूल्य जितना हमें घाटा होगा उनको यहाँ पे घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा एनएनपी। जीएनपी बराबर हमारा एनएनपी मूल्यह्रास होता है, यानी कि अगर जीएनपी निकालना है तो एनएनपी प्लस मूल्यह्रास को अगर जोड़ देंगे तो हमारा जीएनपी निकल जाएगा। वही अगर एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमारा एनएनपी निकल जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। रुपए इसके अंतर्गत किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के बाजार या मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी देश के भीतर एक वर्ष के दौरान जो भी उत्पादित वस्तु होंगे, सेवाएं होंगे, उनका जो बाजार मूल्य होगा या मौद्रिक मूल्य होगा, उसको हम जीडीपी के अंतर्गत कंक्लूड करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत करें। जीडीपी निकालने के लिए हम जीएनपी में से हम विदेशी जो प्राप्त सुविधा है उसको घटा देंगे, क्योंकि इसमें जीएनपी में विदेशों का आय भी कैलकुलेट होता है, लेकिन जीडीपी में क्या कर रहा है कि जीडीपी निकालने के लिए जीएनपी में से हम विदेशों से शुद्ध आय जो प्राप्त होगा उनको घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। यानी जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी प्लस जीडीपी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होता है। अगर जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में विदेशों से आय शुद्ध आय को जोड़ देंगे तो हमारा जीएनपी निकलेगा। वही जीडीपी निकालना है तो जीएनपी में से विदेशी मुद्रा को जो है इसको घटा देंगे तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा। जीडीपी के अंतर्गत मजदूरी और वेतन, लगान एवं किराया, ब्याज, लाभ एवं लाभांश, अवितरित कंपनी काम, मिश्रित आय इत्यादि को शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद देख लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में से जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, यानी एनडीपी निकालने के लिए हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो हमारा एनडीपी निकल जाएगा। वहीं जीडीपी निकालने के लिए हम एनडीपी प्लस मूल्यह्रास कर देंगे तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कैसे सकल घरेलू एनडीपी निकलता है, कैसे जीडीपी निकलता है, कैसे शुद्ध राष्ट्रीय आय निकलता है। इन सबको आप निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को एक बार में समझ नहीं आ रही है तो एक दो बार अवश्य देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर समझ आ जाएगा। अब देखते हैं पर्सनल इनकम क्या होता है, निजी आय क्या होती है। किसी आय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली जो समस्त आय को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय, साधन लागत पर राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है में से निगम करो तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए किए गए भुगतानों को घटाते हैं तथा सरकारी हस्तांतरण भुगतानों, व्यापारिक हस्तांतरण भुगतानों तथा सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा निजी आय प्राप्त हो जाती है। व्यय योग्य डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम करों का भुगतान करने के बाद शेष बची हुई आय व्यय योग्य आय कहलाती है और इसे वाईडी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी व्यय योग्य आय यानी वाईडी बराबर पी आई माइनस प्रत्यक्ष कर होता है। पी आई बराबर वाईडी प्रत्यक्ष कर। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय किसी वर्ष की औसत आय होती है। किसी वर्ष देश की औसत आय होती है। इसकी गणना के लिए देश की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या से हम भाग दे देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यानी प्रति व्यक्ति आय किसी वर्ष देश की औसत आय होती है। इनकी गणना के लिए देश की जो राष्ट्रीय आय होगी उनमें उस वर्ष की जो जनसंख्या होगी उससे हम भाग देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय किसी निश्चित वर्ष से संबंधित होती है। साधन लागत और बाजार कीमत पर जीडीपी की गणना हम कैसे करते हैं? किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न साधनों द्वारा किए गए मूल्यवर्धक के योग को साधन लागत कहते हैं। अर्थात वस्तु को उत्पादित करने की वास्तविक लागत जो होगी वह हमारी साधन लागत कहलाती है, परंतु साधन लागत में कर को जोड़ ले तथा अनुदान को घटा दे तो बाजार कीमत प्राप्त हो जाती है। यानी हमारे किसी वस्तु को उत्पादन करने में जो पैसा लग रही है, जो हमारी लागत लग रही है उसे हम साधन लागत करते हैं, लेकिन इसमें हम करों को जोड़ देते हैं, अनुदान को घटा देंगे तो हमारी बाजार कीमत प्राप्त हो जाती है। जीडीपी एमपी बराबर जीडीपी पीसी यानी करारोपण माइनस अनुदान। जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम जीडीपी पीसी करारोपण माइनस अनुदान कर देंगे तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा। जीडीपी पीएफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस करारोपण होता है। अनुदान राष्ट्रीय आय गणना की विधि। राष्ट्रीय आय संकलनों के आंकलन के लिए मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा आता है उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि एवं तीसरा व्यय विधि। उत्पादन करेंगे उससे आय करेंगे जो विधि की और फिर व्यय। तो हमारी 3 विधियां हैं अनुदान राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। बाद में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल उत्पादन एवं आय विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पाद विधि में आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र 3 क्षेत्र आते हैं। टोटल जीएनपी यानी आय विधि, इसमें हो जाएगा हमारा मजदूरी वेतन, लगान किराया, ब्याज, लाभ, ये 4 आ जाते हैं। व्यय विधि के अंतर्गत हमारा आएगा उपभोग विधि, निवेश विधि, सरकारी व्यय और आयतों पर किया गया व्यय। ये 4 व्यय विधि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम उपभोग में व्यय करते हैं, निवेश के लिए पैसा लगाते हैं, सरकारी व्यय करते हैं, आयात पर जो किया गया व्यय, जो सामान विदेशों से कुछ सामान मंगाते हैं उन पे किया गया व्यय, ये सब व्यय विधि के अंतर्गत आते हैं। गणना विधि। जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर क्या होता है? जीएनई होता है। उत्पाद विधि देखते हैं यहाँ पे। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक वर्ष के भीतर विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित समस्त वस्तुओं के बाजार मूल्य की गणना करते हैं और इससे इच्छा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन को शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण एवं विनिर्माण में बिजली, गैस एवं जलापूर्ति को शामिल किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में के अंतर्गत परिवहन, संचार सेवा क्षेत्र इत्यादि को शामिल किया जाता है। यानी हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि, वानिकी, जो मत्स्य पालन होगा, ये सब क्या होगा? हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। जो विनिर्माण समझ से बिजली, गैस, जलापूर्ति, ये सब हमारा आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र से। तृतीय के अंतर्गत सेवाओं के अंतर्गत हमारा परिवहन, संचार विभाग, ये सब आ जाते हैं उत्पाद तृतीय क्षेत्र में। आय विधि देख लेते हैं। तो आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसी दिए गए वर्ष में मजदूरी एवं वेतन, लगान एवं किराया, ब्याज, लाभ एवं लाभांश एवं रॉयल्टी के समग्र योग का ज्ञात कर लिया जाता है, जिसमें समग्र योग आय को संकलन सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, जीएनआई कहते हैं। व्यय विधि
या आय विधि थी व्यय विधि। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा विदेशी व्यापार पर किए जाने वाले व्यय को ज्ञात किया जाता है और इसे सकल राष्ट्रीय व्यय GNE कहलाते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने में समस्याएं कुछ होती हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण समस्या दोहरी गणना होती है, जो अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच भेद न कर पाने से होती है। राष्ट्रीय आय विश्लेषण में अवैध आय को अथवा काली कमाई को शामिल नहीं किया जाता है, जो किसी देश में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। देश की सीमाएं, किसी देश की सीमा के अंतर्गत केवल देश की भौगोलिक सीमा नहीं आती, घरेलू अथवा आर्थिक सीमा में भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो हमारे हो जाएगा 2 पॉइंट हो गया। इसमें हो गया अन्य देशों में स्थित दूतावास, मिलिट्री बेस प्रवर्जन कार्यालय, वायुमंडल सीमांतर्गत जल क्षेत्र में जहां खनिज निकालने और मछली पकड़ने का अधिकार देश के पास है, मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योग आर्थिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र। ये 3 हो जाएगा। भारतीय नागरिक के अंतर्गत देश में रहने वाले नागरिकों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें आता है हमारा, इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कर्मचारी जो विदेशी क्षेत्र में कार्यरत हैं। दूसरा है ऐसे लोग जो पर्यटन, शिक्षा अथवा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विदेश में रह रहे हैं, परंतु इनकी अवधि 1 वर्ष से कम है। तीसरा पॉइंट है किसी जहाज, वायुयान इत्यादि में कार्यरत कर्मचारी जो देश की सीमा से बाहर हो, वे भी देश के निवासी कहलाएंगे। थर्ड पॉइंट हो गया ऐसे कर्मचारी या श्रमिक जो कुछ वर्षों के लिए अन्य देश में जाते हैं और बाद में अपने घर वापस लौट आते हैं, तो ये भी देश के निवासी कहेंगे। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले श्रमिक जो दोनों देशों में आवागमन करते रहते हैं, उन्हें भी देश के निवासी में शामिल किया जाता है। देख लेते हैं भारत में राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इनके अनुसार तत्कालीन भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक थी। एक व्यक्ति 1 वर्ष में 20 रुपये कमा पा रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुमान प्रोफेसर BKRV राव द्वारा 1925 ईस्वी में एवं 1931 में किया था। वर्ष 1899 में विलियम डिगबोई, 1911 और 1922 में फिंडले सिराज ने, जबकि 1921 में शाह एवं खम्बाटा ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये सभी विश्लेषण स्वतंत्रता से पूर्व हुए थे। स्वतंत्रता के बाद 1950 ईस्वी में PC महालोविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण NSS की स्थापना की गई, जिसे अब NSO के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष PC महालोविस थे, जबकि BKRV राव और गाडगिल इसके सदस्य थे। इस समिति ने 1951 से 1954 तक भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है और वर्तमान समय में यही संस्था राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक 1-2 बार अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन राष्ट्रीय आय से संबंधित नहीं होगा। यहाँ पे GDP, NGDP जो सकल राष्ट्रीय है, सभी को यहाँ पर हम देखते हैं। उसको हम कैसे निकालें, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, GDP कैसे निकालेंगे, GNP कैसे निकालेंगे, उनको हम सभी को हम यहाँ पे डिटेल से इस वीडियो में माध्यम से देख लिए। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू तक देखिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में आप लोग का जो भी क्वेरी होगा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे।